आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने 942वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, और जैसा कि हम सबके समान संज्ञान में है, आज त्वरित भाषण कार्यशाला होनी है और इस में हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को तत्काल विषय दिया जाएगा और उस विषय पर उन्हें अपना भाषण प्रस्तुत करना है। और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्रीमती नंदी रौतेला जी, जो कि बिस्टाकुड़ा अल्मोड़ा से हैं। आप एक अभिभावक बतौर इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ते हैं। आज भी आपके दो बच्चे इसमें जुड़े हैं और आपके बालिका संचालन कर रही हैं। अभी ऑफलाइन कार्यक्रम था 6 दिन का अल्मोड़ा में, तब भी एक अभिभावक बतौर आपका सहयोग मिला था, आपके बच्चों की सक्रिय भागीदारी रही थी। तो मैं आपका स्वागत करता हूं श्रीमती नंदी रौतेला जी का। और इस पटल पर विशिष्ट अतिथि बतौर इधांत जोशी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं और अध्यक्षता करेंगे देवेश पपने जी और संचालन करेंगे मनीषा रौतेला, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश आर्सो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले आदरणीय बलदाऊ राम साहू, जो कि छत्तीसगढ़ से हमारे बीच जुड़े हैं, आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी हमारे बीच हैं, दीपिका कॉलोनी जी हमारे बीच हैं, गीतिका पाठक जी हमारे बीच, नारायण सिंह रौतेला जी, नरेंद्र पाल साहब जीआईसी चौरा हॉलबाग से, पल्लवी बिष्ट जी जुड़ चुकी हैं हमारे बीच। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच परमेंद्र कुमार बिष्ट जी, रेखा वर्मा जी, आरपी सेमल्टी साहब भी पहली बार जुड़े हैं, शादनी, और आज हमारे बीच इस पटल पर पहली बार जुड़ी हैं अवंतिका बड़ोनी जी। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, नन्हे मुन्ने दोस्तों का, साहित्यकारों का, शिक्षकों का, और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। तो आज के इस त्वरित भाषण कार्यशाला में आपको तत्काल विषय दिया जाएगा, उस विषय पर आपको अपनी बात रखनी है। तो मैं संचालन के लिए मंच सौंप रहा हूँ मनीषा जी को। मनीषा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मनीषा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी, आदरणीय जी, सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। जी दोस्त, स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। किताबों का साथ हो, पेन पर हाथ हो, किताबों का साथ हो, पेन पर हाथ हो, कॉपियां अपने पास हो, पढ़ाई दिन रात हो, कॉपियां अपने पास हो, पढ़ाई दिन रात हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं ज्ञानदायिनी माँ शारदी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम, नमस्कार। मैं मनीषा रौतेला, कक्षा 7वीं की छात्रा, विवेकानंद इंटर कॉलेज रांदोट अल्मोड़ा से, जनपद अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड। मेरे घर में 4 सदस्य हैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी बड़ी दीदी एवं मैं। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान नारायण सिंह रौतेला है, मेरी माताजी का नाम श्रीमती नंदी रौतेला है एवं मेरी बड़ी दीदी का नाम हिमांशी रौतेला है, जो कक्षा 8वीं में विवेकानंद इंटर कॉलेज रांदोट अल्मोड़ा में पढ़ती है। जैसे कि आज बाल पहरी की 942वां ऑनलाइन कार्यशाला है और इस कार्यशाला का नाम त्वरित भाषण कार्यशाला है। आज की मुख्य अतिथि स्वीकार कर रही श्रीमती नंदी रौतेला जी, बिस्ताकोड़ा अल्मोड़ा से। आज की विशेष अतिथि मेरे बड़े भाई ईदान जोशी, कक्षा 8, योगेश जोशी, मेमोरिक पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंपावत से। आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई देवेश पपने, कक्षा 8, यूनिवर्सल कावेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से। एवं यहाँ पर हमेशा जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करने वाले श्री आकाश आर्सो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल पहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं हम बच्चों के प्रिय इस कार्यशाला के संपादक, हम बच्चों के आदरणीय, हम बच्चों के प्रिय मित्र श्री उदय गिरोला सर, अल्मोड़ा से। एवं यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकों, सभी विद्वान शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, सभी साहित्यकारों एवं मेरे से छोटे एवं बड़े भाई बहनों, मेरा आप सभी को सादर प्रणाम एवं आपको इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अब मैं आगे चलते हुए बताना चाहती हूँ कि मैं बाल पहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल पहरी से अपने स्कूल के माध्यम से जुड़ी। जब
6 नवंबर 2022 को जीआईसी में बाल मेला लगने वाला था, तो इसकी सूचना मेरे विद्यालय में भी आई थी और उससे पहले हमने जाने से पहले श्री उदय किरौला सर को कॉल किया था, तो उन्होंने हमको इसके साथ-साथ यह भी बताया कि रात को शाम को 7 बजे से यहाँ ऑनलाइन कार्यशाला होती है। यदि आप ना जाए तो जुड़ सकते हैं। तो हम इस कार्यशाला से जुड़े और हमारा पहली कार्यशाला थी संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला, जिसके पहले चरण में मेरी दीदी का नाम था और उसके दूसरे चरण में मेरा नाम था। उस समय हमको बहुत हेजिटेशन होती थी, हमको बहुत डर लगता था, हम कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आता था। फिर धीरे-धीरे करके हम इस पटल से जुड़ते रहे, हमें मजा आने लग गया, हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लग गया और हम इस पटल से जुड़ते रहे और जुड़ेंगे। अब आगे चलते हुए मैं बताना चाहती हूँ मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ। मेरा संचालन करने का मन मेरी बड़ी दीदी हिमांशी रौतेला को देख के हुआ। जब उन्होंने 4-5 संचालन कर दिए थे और मेरा एक भी संचालन नहीं हुआ था, तो मैंने धीरे धीरे करके कोशिश करना शुरू करा और एक दिन श्री उदय किरौला सर का मेरे पास फोन आया था और उन्होंने मुझे इंटरव्यू लिया और उसमें मैं पास हो गई और उस दिन मेरा पहला संचालन था। और आज श्री उदय किरौला सर ने मुझे यह 8वीं बार सुनहरा अवसर दिया, इसीलिए श्री उदय किरौला सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे 8वां सुनहरा अवसर दिया है। अब मैं आगे चलते हुए बताना चाहती हूँ कि बाल पहरी पटल है क्या। ये बाल पहरी पटल बच्चों का पटल है जिससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चों के जो डर होते हैं वो कम होते हैं और इससे जुड़ते जुड़ते हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लग जाता है। इससे हमें हर रोज कोई ना कोई कार्यशाला में भाग लेने को मिलता है और उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और इससे हमें कई साहित्यकारों, शिक्षक शिक्षिकाओं का आशीर्वाद मिलता है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। और मैं चाहती हूँ मैं तो इस पटल से जुड़ती हूँ और जुड़ूंगी और मैं आशा करती हूँ आप और अनेक और लोग भी इस पटल से जुड़ेंगे और अपना आत्मविश्वास एवं हेजिटेशन को कम करेंगे। अब आगे चलते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की विशेष अतिथि मेरे बड़े भाई ईदान जोशी, कक्षा 8 योगेश जोशी मेमोरियल पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंपावत से। क्या भैया आप हमारे बीच उपस्थित हो? जी मैं उपस्थित हूँ। जी भैया मैं उपस्थित हूँ। जी भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी क्या मेरी आवाज आ रही है? जी भैया। जी माँ शारदे के इस पवन मंच में माँ शारदे को नमन करते हुए मैं ईदान जोशी, कक्षा 8 का छात्र योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंबा उत्तराखंड से आज बाल प्रहरी की इस पटल में श्रीमान उदय किरौला जी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे को विशिष्ट अतिथि बनने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। मैं आप सबको बताना, मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमती नंदी रौतेला जी बिस्टाकुड़ा अल्मोड़ा से और अध्यक्षता कर रहे मेरे सहपाठी देवेश अपने यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से और संचालन कर रही छोटी बहन मनीषा रौतेला कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से तथा बाल प्रहरी के इस मंच में जुड़े हुए श्रीमान श्याम पलट पांडे सर और अशोक कुमार नेगी सर तथा हमारे उत्तराखंड के उप शिक्षा निदेशक श्रीमान आकाश सारस्वत सर व किरौला जी तथा हमारे बीच जितने भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, अभिभावक जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका बाल प्रहरी के इस 942वें ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब मैं अधिक समय न लेते हुए सीधे अपने विषय में आता हूं। बहन, मेरा विषय क्या है? भैया आपका विषय है पहाड़ के गांव में पानी की समस्या। जी हार्दिक धन्यवाद। मेरा विषय है पहाड़ के गांव में हमारा जो पानी की समस्या। जैसा कि सभी को पता है, जो इस साल जो हमारे गर्मी हुई है उससे जो हमारे महानगर थे वहां तो पानी की कमी पहले से ही थी, लेकिन जो पहाड़ जहां पानी की कभी कमी नहीं हुई, इस साल वहां भी पानी की कमी हुई है। हमारा देवीधुरा में खुद आज तक कभी मेरे देखते देखते पानी की कमी नहीं हुई, लेकिन इस साल पानी की अप्रैल से ही कमी हो गई है और कल परसों से यहाँ पानी आ रहा है, लेकिन बीच में यहाँ अप्रैल से बीच में टैंकरों से पानी आता था, वैसे पानी यहाँ नहीं आता है। जो पहाड़ के गांव हैं, इतनी गर्मी हो गई है,
हमने जो पेड़ काट दिए हैं उसके कारण जो हमारा वातावरण है वो गर्म होता जा रहा है, जिससे हम जो और अधिक जो गर्मी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे जो धारे हैं, नौले हैं, हैंडपंप हैं, नलकूप हैं, ये सब जो जल का जो धरती के अंदर जल का स्तर होता है वो घटता चला जा रहा है और हमारे पहाड़ में तक पानी की कमी हो गई है और पहाड़ में इस साल पानी की कमी काफी ज्यादा है। हर जगह पहाड़ में पानी की कमी पाई जा रही है, जैसे हमारा देवीधुरा, हमारे बगल के कुछ गांव जैसे पकौटी, पैसरख और वालिक और ढरौज इत्यादि में भी बहुत ज्यादा पानी की कमी है। पानी की जो कमी है इसका जो मेन कारण है वो यहाँ पहाड़ों में भी हो रहा है। जो पहाड़ों में बिल्कुल जैसे हम अपने घर के खिड़की दरवाजे बनाते हैं तो उसके लिए हम जैसे हमें एक तख्ते की जरूरत है, एक तख्ते में हमें एक पेड़ लगाना है तो हम एक की जगह 2 तख्ते बना लेते हैं, जिससे हमारा जो ज्यादा पेड़ हैं वो ज्यादा कट जाते हैं और ज्यादा पेड़ कटने की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वातावरण में है वो और ज्यादा उसका स्तर बढ़ रहा है, जो उसके कारण गर्मी हो रही है और हमारे पहाड़ में भी पानी की कमी हो रही है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपको प्रस्तुति की हार्दिक बधाई देते हुए अब मैं आगे चलते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि त्वरित भाषण कार्यशाला है क्या। जैसे ये त्वरित भाषण कार्यशाला ऐसी कार्यशाला है जिसे हम तत्काल भाषण एवं आशु भाषण के नाम से भी जानते हैं। त्वरित भाषण कार्यशाला में हमें उसी समय विषय मिलता है और हमें उसमें अपनी बात रखनी पड़ती है और इससे हमारा जो आत्मविश्वास बढ़ता है और हम कहीं भी जाते हैं तो हम वहां पर हेजिटेट नहीं होते हैं। अब मैं आगे चलते हुए आपको इस कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहती हूँ। इस कार्यशाला का पहला नियम है कि यदि कोई भैया या बहन अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो दूसरा भैया या बहन माइक व कैमरा ऑन करके व्यवधान ना डाले। इस कार्यशाला का दूसरा नियम है कि यदि कोई भैया या बहन अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो माइक एवं कैमरा दोनों ऑन करके दे। इस कार्यशाला का तीसरा नियम है कि यदि कोई भैया या बहन अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से पेरेंट्स गाइड ना करें, उन्हें खुद बोलने दीजिए। अब मैं आगे चलते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की पहली प्रतिभागी मेरी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। क्या बहन आप हमारे बीच उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका विषय है एक दिन तो गजब हो गया। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती नंदी रौतेला मैम, विशाल कुड़ा अल्मोड़ा से मैम, आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भैया इधांत जोशी कक्षा 8, योगेश जोशी मैम एल पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंपावत से एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरे बड़े भैया देवेश पपने कक्षा 8 यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बहन मनीषा रौतेला कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज त्वरित भाषण कार्यशाला है और मेरा विषय है एक दिन तो गजब हो गया। तो ऐसी हमारी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और हम लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे थे, तो मैं अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देख रही थी। तो मैं सोच रही थी हम लोग कहीं घूमने ही नहीं जाते हैं कभी भी गर्मी की छुट्टी में। तो मुझे बहुत वो लग रहा था कि सब लोग घूमने गए हैं मेरे को। तो फिर अचानक से मम्मी आई कि अब हम घूमने जा रहे हैं पिथौरागढ़। तो उस दिन तो मुझे इतना वो हो गया कि आज तो क्या गजब हो गया, आज कहाँ से सूरज निकला, आज क्या हुआ, आज अब हम घूमने जाएंगे। फिर हम पिथौरागढ़ घूमने गए। फिर हम वहां गए तो वहां भी मतलब हम लोग मुझे ग्रीन आइलैंड कितनी जगह घूमने ले गए। तो उस दिन क्या दिन था, उस दिन कितना वो हो गया था, उस दिन कहाँ से सूरज निकला था। उस दिन मतलब मुझे इतनी खुशी हो गई थी कि हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। तो फिर चाचा ने बोला अब हम कल ही जाएंगे। तो मतलब मैं उस दिन तो बहुत गजब हो गया था कि अब हम कल ही जा रहे हैं। फिर मुझे उस दिन का अभी तक याद है कि हम जाए थे, तो उस दिन बहुत गजब हो गया था। धन्यवाद।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपने हमें गर्मी की छुट्टी पर अपनी जो कहानी है, कैसे आप पिथौरागढ़ गए और कैसे गजब हो गया, आपने हमें बताया। अब मैं आगे चलते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की दूसरी प्रतिभागी, मेरी बड़ी दीदी हर्मिका वर्मा, कक्षा 9, विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर, जीवनधाम, अल्मोड़ा से। क्या दीदी आप हमारे बीच उपस्थित हो? दीदी? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है आजकल मेरी मम्मी कुछ नया कर रही है। जी, मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर, जीवनधाम, अल्मोड़ा है। आज की कार्यशाला जैसे कि त्वरित भाषण कार्यशाला है और आज का मेरा विषय है कि मेरी मम्मी आजकल कुछ अलग कर रही हैं। तो आजकल गर्मियों की छुट्टी में मेरी मम्मी जैसे जो हमारे घर में कपड़े होते हैं, मतलब जैसे कुछ खराब हो जाते हैं तो मम्मी उनको रीयूज कर रही है। और मेरी मम्मी ने एक यूट्यूब चैनल भी खोला है और मम्मी उसमें भी आजकल काम कर रही हैं और उसमें हम लोग वीडियो बनाते हैं। वैसे तो वो कब से खोला है, पर अभी हम लोग आजकल भी वीडियो बना रहे हैं। और हम लोग गर्मी के मौसम में इस बार गर्मी के मौसम में हम लोग इस बार जैसे कि कुछ क्राफ्ट कर रहे हैं घर पे। मैं मम्मी के साथ में कभी-कभी कर लेती हूँ। और आजकल जैसे कि हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ भी पड़ी हैं, तो मुझे मेरी मम्मी के साथ यहाँ मतलब घर में ही बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ अलग-अलग तरीके के काम भी करते हैं। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपको सुंदर प्रस्तुति की हार्दिक बधाई। और जैसे कि आपने बताया कि आपकी मम्मी ने यूट्यूब चैनल भी खोला है, मैं अवश्य देखूंगी। अब आगे चलते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की तीसरी प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन मंथिता शर्मा, कक्षा 6, सीएम राइज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गवालिक, मध्य प्रदेश से। क्या बहन आप हमारे बीच उपस्थित हो? जी दीदी, जी बहन, आपका विषय है यदि सूरज नहीं होता। जी दीदी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि मेरा विषय है अगर सूर्य नहीं होता, और मैं भी ज्योग्राफी ही पढ़ रही थी, तो ज्योग्राफी से जुड़ा विषय है। अगर सूर्य नहीं होता तो हमें ऊर्जा नहीं मिलती, और जो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं वो बना नहीं पाते, और उनसे हमें भी खाना नहीं मिलता और हमें ऊर्जा नहीं मिलती। हमारा शरीर का, अगर हमें खाना नहीं मिलता तो हमारे शरीर का संचालन नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड में पूरा अंधेरा रहता, उजाला ही नहीं हो पाता। और सूर्य से जो हमें विटामिन डी मिलता है, जो हमें ताकतवर बनाता है, हमारी हड्डियों के लिए भी ज़रूरी होता है, वो हमें नहीं मिल पाता, हमारी हड्डियाँ मजबूत नहीं हो पाती। सूर्य के ना होने से पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचालन नहीं हो पाता। सब मतलब ऐसे ही रहते, सब बल्कि रह ही नहीं पाते, क्योंकि सूर्य के बिना जीवन संभव ही नहीं है। और सूर्य अगर नहीं होता तो अंधेरा छा जाता। जैसे कि, और आपको बताऊं तो रात को जब आप देखते हैं चंद्रमा चमकता हुआ, तो चंद्रमा का खुद का उजाला नहीं है, उसपे भी सूर्य का जब रिफ्लेक्शन पड़ता है, सूर्य की जब रोशनी पड़ती है, तब वो रिफ्लेक्ट होके और अपने को रोशनी दे पाता है। नहीं तो अगर सूर्य ही नहीं होता तो हमें रात में भी आनंद नहीं आता, क्योंकि चंद्रमा में तो उजाला ही नहीं दिखता। इस कारण से सूर्य के ना होने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। धन्यवाद। नमस्ते।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपको अच्छी प्रस्तुति की हार्दिक बधाई देती हूँ। जैसे कि आपने हमें बताया है कि अगर सूरज नहीं होगा तो हम जैसे कि जाड़ों के दिनों में हम ठंडे से कांप उठेंगे। अब आगे चलते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की चौथी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी अवंतिका बडोनी, कक्षा 12, सेंट एथनी पब्लिक स्कूल नई टिहरी से। क्या दीदी आप हमारे बीच उपस्थित हो? अवंतिका दीदी। हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका विषय है क्यों जरूरी है लड़कियों को शिक्षित होना। प्रथम तो आप सभी जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो भी कंपटीशन के जजेस हैं, उन सभी को मेरी तरफ से शुभ संध्या। तो जैसे कि मुझे जो विषय मिला है वो है बालिकाओं की शिक्षा क्यों जरूरी है। अवंतिका जी ये प्रतियोगिता नहीं है, आपके संज्ञान में होना चाहिए। प्रतियोगिता नहीं, आपको अपनी प्रस्तुति देनी है। हाँ जी जी। तो ये जो मुझे विषय मिला है यह है कि बालिकाओं को शिक्षा की जरूरत क्यों है और क्यों बालिकाओं को शिक्षित करना चाहिए। पहली चीज तो शिक्षा की जरूरत है ही क्यों, आखिर क्यों हमें पढ़ना है। जो हमें जो भी शिक्षा मतलब हमारे लिए पढ़ाई इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें आगे जाकर इसी शिक्षा के बलबूते पर हमें अपना जो फ्यूचर है वो मिलेगा। और बालिकाओं के लिए जो पुराने समय से बात चलती आई है कि बालिकाओं को शिक्षित नहीं किया जाता है। जो पुराने लोग हैं उनका मानना यही है बस कि उन बालिकाओं का काम बस किचन तक ही सीमित है और इससे बाहर का वो कुछ भी नहीं सोच सकती या फिर वो नहीं कर सकती। यह सिर्फ बस लड़कों के लिए होता है, परंतु इसी को अब समय के साथ साथ परिवर्तित किया गया है। बालिकाओं को भी शिक्षा दी जा रही है और कई क्षेत्रों में बालिकाएं ही आगे बढ़ रही हैं। जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं जो IAS के रिजल्ट आते हैं, नीट के जो रिजल्ट हैं, उनमें भी अब बालिका काफी प्रगति कर रही हैं। और इस विषय पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके खुद बालिकाएं जो पढ़ रही हैं और अपने साथ जो और भी पढ़ रही हैं उन्हें भी आगे उनकी पढ़ाई कराई जाए। और जो उनको मतलब अब ऐसा नहीं है कि हर जगह पे जो है लड़कों के हर क्षेत्र में मतलब लड़कियां आगे प्रवीण हो रही हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपको सुंदर प्रस्तुति की हार्दिक बधाई देते हुए अपने आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ श्री आकाश सारस्वत सर, उप निरीक्षक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको कुछ पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे ही लोग हैं हमारी महफिल की जान, ऐसे ही लोग हैं हमारी महफिल की जान। श्री आकाश सारस्वत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मनीषा। सबसे पहले प्रिय मनीषा को बहुत बहुत बधाई बेहतरीन संचालन की। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस त्वरित भाषण कार्यशाला की मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय नंदी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय इधांत इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही है। प्रिय मनीषा इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। त्वरित भाषण। बाल प्रहरी की कार्यशालाओं में सबसे अधिक क्लिष्ट कार्यशाला, मानसिक व्यायाम को संपादित करने वाली कार्यशाला, निश्चित रूप से अनवरत है पढ़ाई की मांग करने वाली कार्यशाला,
जो निरंतर बच्चे पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान अच्छा होता है, साहित्य भी पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान भी पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम भी पढ़ते हैं, उनकी प्रस्तुति इन कार्यशालाओं में बेहतर होती है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करते, उनको जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना, अपितु उन्हें अपने आचरण में ढालना हमें जीवन में उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत ही मददगार होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, शानदार संचालन की मनीषा को बधाई देते हुए और सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए अंत में 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा मार्गदर्शन करते रहे और आपने हमारा मार्गदर्शन करा, इसीलिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आगे चलते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के 5वें नंबर की प्रतिभागी मेरी बड़े दद्दा दिव्यम तिवारी, कक्षा 8, हरगोविंद सुयाल, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज हल्द्वानी से। क्या भैया आप हमारे बीच उपस्थित हो? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी, मंच पर उपस्थित सभी बहन, मेरा विषय। जी भैया, आपका विषय है मेरा मन कभी कभी मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मैं दिव्यम तिवारी सादर प्रणाम करता हूँ। एवं जैसे कि आप सबको पता है, मेरा विषय है कि जैसे कभी कभी मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता। जी हाँ, ये सच बात है। जैसे कभी कभी होता है, जैसे हमारे साथ कभी हमारे कोई रिलेटिव्स आते हैं हमारे घर में, या फिर हमारे मामा आते हैं। ऐसे लोग आते हैं जिनसे हमें बहुत लगाव है और जो हमारी बात सुनते भी हैं। एवं कभी कभी जैसे हम उनसे कुछ लेने को कहते हैं तो हमारे लिए खरीद भी लेते हैं। जब वो आते हैं उस टाइम पे हमारा मन पढ़ाई पे नहीं लगता है किसी का भी, क्योंकि उस टाइम पे हर कोई सोचता है कि चलो आज तो हमारे रिलेटिव आ रखे हैं, जान पहचान के आ रखे हैं, मामा आ रखे, दद्दा आ रखे हैं, तो कुछ नहीं, आज इनके साथ ही बातें करेंगे बैठ के। लेकिन कभी कभी जैसे कभी कभी मम्मी पापा लोग जो होते हैं वो हमें जबरदस्ती पढ़ने के लिए बैठा देते हैं। अब क्योंकि हर किसी को लगता है कि हमारे जिनको आप जैसे हमारे मामा लोग हो गए, कोई रिलेटिव ऐसे आते हैं, तो अब हम ये नहीं चाहते कि वो हमें डांटे और हमारी बुराई करें। हम सोचते हैं कि बस ये हमारी तारीफ करें, तो इसलिए उस टाइम हम लोग जैसे तैसे करके बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही माता पिता लोग वहां से हमारी पढ़ाई के जहाँ हम बैठे होते हैं वहां से जैसे ही वो चले जाते हैं, वैसे ही हम लोग अपने या तो कोई ड्राइंग करने लग जाते हैं, या फिर अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल या फिर कंप्यूटर में कोई अपनी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम उसे बंद करके या तो हम गेम खेलने लग जाते हैं या फिर दूसरी वीडियोस देखने लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि और हम लोग कभी कभी इतना डर जाते हैं कि जैसे मान लीजिए जैसे आप ऐसे अपने कंप्यूटर में, जैसे आपके पापा वहां से गए आपको पढ़ाने बैठाने के बाद आप कंप्यूटर में गेम खेलने लग गए, तभी वहां पर क्या कहते हैं एकदम से आपको एकदम ऐसी आहट होती है कि कोई आने वाला है, तो आप सोचते हो कि क्या कहते हैं कोई नहीं, ऐसी पढ़ता है। लेकिन तभी जो आपके जिनको जो आपके रिलेटिव आपके घर में आए होते हैं वो आ जाते हैं एकदम से कमरे में और देख लेते हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि क्या कहते हैं इन्होंने हमें देख लिया, क्योंकि हमारे पापा ने हमसे कहा था पढ़ने को, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे थे। तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि यार इससे बढ़िया हम लोग उनके साथ ही बैठे होते हैं या फिर हम लोग वहां से चले जाते हैं। उस टाइम होता है कि हमें काश उस टाइम हमें पढ़ने को नहीं कहा होता तो कितना अच्छा होता। हालांकि हमें हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए, भले हमारे घर में कोई आए या ना आए। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, आपको सुंदर प्रस्तुति की हार्दिक बधाई। जैसे कि आपने हमें बताया कि कभी हमारे रिलेटिव्स आ जाते हैं तो हमारे पढ़ाई में मन नहीं लगता। जी, ये बात एकदम सच है।
अब मैं आगे चलते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की 6 नंबर की प्रतिभागी मेरे बड़े भाई अहम कुमार कक्षा 9 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बरवानी मध्य प्रदेश से। क्या भैया आप हमारे बीच उपस्थित हो? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अहम कुमार, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। बहन, मेरा विषय? जी भैया, आपका विषय है एक दिन की बात है। जी सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अहम कुमार, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी है। मेरे विषय का नाम है एक दिन की बात है। जब एक दिन की बात है, जब मैं अशोक कुमार नेगी जी से मिला था, तब जब मैं उनसे मिला था तब मैं बहुत उत्साह से भरा हुआ था कि अगर मैं सर से मिलूंगा तो हमारी क्या वार्तालाप होगी, हमारी किस विषय पे वार्तालाप होगी। और मैं सोच रहा था कि जब मैं वहां जाऊंगा तो मैं उनसे कैसे मिलूंगा, कैसे बात करूंगा उनसे। और मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था कि अगर मैंने उनके सामने कुछ गलत बोल दिया तो वो क्या सोचेंगे। और जाते से सोच रहा था कि मैं उनको किस विषय पे बात करूंगा, उनसे कैसे बात करेंगे। बट जब मैं उनके पास गया तो वह बहुत ज्यादा ही बिजी थे अपने वो, क्योंकि उनका जो डाइट थी तो वह सेंधवा डाइट से बड़वानी डाइट में कुछ बच्चों को बाहर ले जाने के लिए आए थे। तो मैं उनसे इतनी ज्यादा अपनी मन की बातें बता नहीं पाया जितनी मेरे को बतानी थी। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो दिन भी क्या दिन था कि मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ मैं। धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपने हमको बताया कि आप एक दिन अशोक कुमार नेगी से मिले तो आपका दिन कितना अच्छा था। अब मैं आगे चलते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की 7वीं प्रतिभागी मेरी बहन पल्लवी बेस्ट कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। क्या बहन आप हमारे बीच उपस्थित है? हाँ बहन, मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एवं आपका विषय है मेरे जीवन का सपना। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पल्लवी बिस्ट है। मैं कक्षा 7 ब की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत है और मेरा आज का विषय है मेरा जीवन का सपना। मेरे जीवन का सपना है कि मैं बड़े होकर एक आर्मी ऑफिसर बनूं और मैं इस देश की रक्षा करूं और देश के लिए काम करूं। और मेरे इस सपने के मेरे प्रेरक है मेरे चाचा, जो भी एक आर्मी ऑफिसर है, और मैं इस देश को बचाना चाहती हूँ और मैं इसके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैंने 2 बार सैनिक स्कूल का पेपर दिया था, तब भी मैं सफल रही, पर मैं आगे कोशिश करते रहूंगी और अपने सपने को पूरा करूंगी। और मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि आपको भी ऐसा सपना रखना चाहिए और अपने माता पिता का नाम बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपको सुंदर प्रस्तुति की हार्दिक बधाई देते हुए अब मैं आगे चलते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की 8वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी रेणु ओझा कक्षा 12 आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से। क्या दीदी आप हमारे उपस्थित हो? जी बहन, आपको आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है कुछ शिक्षक बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। जी बहन, आपका धन्यवाद। जैसे सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं रेणु ओझा कक्षा 12 आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा की छात्रा। बालपरी के इस ऑनलाइन पटल पर सभी अभिभावकों, गुरुजनों एवं मेरे अन्य साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है और मुझे आज इस कार्यशाला में जो विषय दिया गया है वो है शिक्षकों द्वारा भेदभाव, यानी कि कई बार शिक्षक कुछ बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। तो इस विषय पर अपनी बात को, अपने मन के विचारों को रखने से पहले मैं कहती हूँ कि गुरु वो व्यक्ति है जो चाहते हैं कि हमारे हर छात्र, गुरु चाहते हैं कि हमारा हर छात्र
बहुत ऊंचाई पर पहुंचे। वो ये नहीं चाहते कि हमारा ये छात्र अच्छा है या फिर ये छात्र बुरा है। ये भावना मुझे नहीं लगता कि शिक्षकों के हृदय में होती है। हाँ, बेशक ऐसी बातें मैं जब छोटी कक्षाओं में थी, ये मुझे भी लगता था कि हमसे जो बड़ी दीदियां हैं या फिर जो स्कूल में बड़े दीदियां होती हैं या फिर बड़े भैया होते हैं, वो उनको टीचर अच्छा मानते हैं क्योंकि वो उनको काम के लिए कुछ बोलते हैं, वो उनके लायक वो काम को संपन्न कर लेते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं, उनको जानकारी होती है इस मामले में। पर जैसे जैसे मैं अपनी शिक्षा आगे को प्रारंभ करती रही और आज मैं 12वीं कक्षा में हूँ और शिक्षा का ये साथ गुरुजनों के साथ मेरा इन 12 साल का, मैं ये कहती हूँ कि मेरा जो सौभाग्य है, मुझे बचपन से ही सारे शिक्षक जो है उत्तम दर्जे के मिले हैं और मेरे सारे शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं। और जहाँ तक ये भेदभाव वाली भावना हमें लगती है कि ये भेदभाव है, तो ऐसा होता है कि कक्षा में कुछ बच्चे होते हैं जो तीव्र बुद्धि के होते हैं, जो किसी भी बात को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और बहुत जल्दी उसे कैप्चर कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये बात ये है और हमें इस तरीके से चलना है। और कुछ बच्चे होते हैं जो कर तो लेते हैं पर थोड़ी चंचल बुद्धि के होते हैं। इसके बहुत से उदाहरण मेरे ही स्कूल में, मेरी ही कक्षाओं में रहते हैं। पर गुरुजन चाहते हैं कि वो भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसलिए वो उनको थोड़ा सा डांट कर या फिर उनको समझाने का तरीका बदलते हैं और बच्चों से कई बार उनको वो थोड़ा सा इग्नोर करके भी पढ़ाने का कोशिश करते ताकि वो बच्चा समझे कि हमारे लिए ही जो टीचर हैं हमको बोल रहे हैं। तो इसमें भेदभाव जैसी फीलिंग वो हम लोग अपने अंदर रख लेते हैं कि हाँ, ये भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, पर ऐसा नहीं है। शिक्षक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ ऐसा करते हैं। कई बार मेरे साथ ही ऐसा अभी भी होता है। मेरी मैम अगर कभी मुझसे गलती हो जाती है कभी बोलने में या फिर किसी के सामने मैं कुछ गलत बोल देती हूँ या फिर कुछ प्रश्न का जवाब जो है हद तक गलत हो जाता है, तो मेरी मैम उस समय मुझे समझाती है कि थोड़ा, क्योंकि मैं जो हूँ ना थोड़ी कहती हूँ कि मैं थोड़ी चंचल स्वभाव की हूँ और मैं काम को टालना पसंद नहीं करती, उसे उसी समय करना पसंद करती हूँ। तो जल्दीबाजी में कई काम मेरे से बिगड़ जाते हैं, इसलिए मेरी मैम हर समय मुझे टोकती है कि तू थोड़ा आराम से किसी काम को किया कर। और बाद में वो मुझे समझाती भी है कि मैं तुम्हें डांटती हूँ ताकि तुम आगे इस गलती को दोहराओ ना। साथ ही साथ जैसे भेदभाव का दूसरा वो टॉपिक लगता है कि टीचर उन्हीं को क्यों बुला रहे हैं या फिर वो काम हम भी कर सकते हैं तो वो काम उन्हीं को क्यों करें। कई बार ऐसा होता है टीचर भी माहौल को देखते हैं कि बच्चा कुछ पढ़ाई कर रहा है या फिर कुछ काम में व्यस्त है या फिर ये काम वो बच्चा कर सकता है। जैसे अगर डांस कंपटीशन है तो जो बच्चा लेखन में अच्छा है, शिक्षक डांस के लिए उसे नहीं बुला सकती है, और जो लेखन में अच्छा है उसके लिए डांस में जो बेस्ट है उसको नहीं बुला सकती है। इसी प्रकार की भावनाएं हमारे मन में आसपास के माहौल से उत्पन्न होता है। पर इस बात का मैं स्वीकारती नहीं हूँ कि टीचर अपने शिष्यों के साथ कभी भेदभाव कर सकते हैं। वो अपने सभी शिष्यों को, अपने सभी विद्यार्थियों को समान रूप से देखते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे हर विद्यार्थी के हुनर बाहर आए और वो आगे चलकर कुछ करें। जैसे कि मेरे विद्यालय में मेरे सभी शिक्षक जो हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ मुझे मेरी मतलब जिस चीज में मुझे रुचि है उन कार्यों को करने के लिए भी हमेशा प्रोत्साहित करती हैं, और जब कुछ काम मुझे गलत होता है तो मुझे प्यार से समझाती भी हैं, और ऐसा ही औरों के साथ भी करती हैं। तो इसी के साथ गुरु के लिए 2 लाइन कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु बढ़ा देंगे हमको जीवन में, गुरु बढ़ा देंगे हमको जीवन में और पहुंचाएंगे उस मुकाम तक, जल जाएंगे स्वयं दीपक बनकर, जल जाएंगे स्वयं दीपक बनकर, और हुनर देंगे हमें खुद से बढ़कर, हुनर देंगे हमें खुद से बढ़कर। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपको सुंदर प्रस्तुति की हार्दिक बधाई। एवं जैसे आपने हमको बताया कि जो भेदभाव कोई भी गुरु अपने शिष्यों से नहीं करते, वो हमारे अंदर का जो मन का भाव होता है। अब मैं आगे चलते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की मुख्य अतिथि श्रीमती नंदी रौतेला जी, बिस्टाकोरा अल्मोड़ा से। मैं आपको कुछ पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। हार को जीत की एक दवा मिल गई, हार को जीत की एक दवा मिल गई, तपत मौसम में भी ठंडी हवा मिल गई, तपत मौसम में भी ठंडी हवा मिल गई। आप आई श्रीमती जी
आप आई श्रीमती जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को दवा मिल गई, यूं लगा जैसे तकलीफ को दवा मिल गई। श्रीमती नंदी देवी जी। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबको। मेरा प्रणाम। मैं आज उधर किरोड़ा सर का प्रणाम करती हूँ जो मेरे को दूसरी बार मुख्य अतिथि बनाया है। और ये पटल बहुत आगे बढ़ते रहे, ये पटल बहुत अच्छा रहे। और क्या कहते हैं, ये 7 बजे से ये पटल बहुत आगे बढ़ते रहे। 7 बजे से ऑनलाइन क्लास होती है, हमें मौका मिलता है यहाँ खूब बोले। नहीं तो हम स्कूल में मीटिंग होती है, स्कूल में हम नहीं बोल पाते हैं ये बात। हम यहाँ जुड़ रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़ गए। जब खूब घबराते थे वो करते थे, ये पटल जुड़ के मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़ गए। अभी 5 दिन की कार्यशाला हुई, इसमें भी बहुत अच्छे करा। बच्चों ने खुश होके आए, खूब सुबह उठ के जल्दी उठ के अपने नहा धो के अपने खुश होके आए स्कूल के लिए। कभी इतना मतलब जल्दी नहीं उठते, हमको उठाना पड़ता है, लेकिन यहाँ खूब अच्छे से उठ के आए और अच्छे जुड़ते रहे, पटल आगे बढ़ते रहे। मेरी आशीर्वाद है बहुत आगे बढ़े। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे लिए समय निकाल के हमारा मार्गदर्शन करा। जैसे कि आपने हमको बताया कि यह पटल बहुत अच्छा है और यह पटल हमेशा से आगे बढ़ता रहा है और बढ़ेगा। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की 9वीं प्रतिभागी मेरी बहन अपेक्षा राज, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। क्या बहन आप हमारे बीच उपस्थित हो? अपेक्षा बहन जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एवं आपका विषय है मैं जब बाल पहेली कार्यशाला का संचालन करूंगी। जी, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं अपेक्षा राज, कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो मेरा आज का विषय है कि जब मैं पहली बार संचालन करूंगी। तो जब मैं पहली बार संचालन करूंगी तो मेरा बहुत मतलब मुझे अच्छा लगेगा संचालन करने में, क्योंकि मैं बहुत बार अध्यक्ष बन चुकी हूँ। तो मुझे जब मैं अध्यक्ष बनती हूँ तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कार्यशाला के मंच पर अध्यक्षता करते हुए। और संचालन में भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और संचालन में हमें बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती हैं और सबको आमंत्रित करना पड़ता है। तो मुझे अच्छा भी लगेगा कि जब मैं मंच पर पहली बार संचालन करूंगी, और मेरा मन भी है कि मैं इस मंच पर संचालन करूं। तो जब मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं इस मंच पर संचालन जरूर करूंगी और मैं करना भी चाहती हूँ। और संचालन करने में हमें बिल्कुल लीडर होकर सबको आमंत्रित करना होता है और बिल्कुल हिचकिचाना नहीं होता। और जैसे संचालन में हमें सारी जितनी भी बातें हम बोलते हैं उससे हमें ऐसा होता है कि अगर हम कहीं भी मंच पर जाएं तो हम निडर होकर जाते हैं, क्योंकि संचालन से हम ऐसा होता है कि अगर हमें स्कूल में कहीं भी अगर संचालन के लिए बुलाया जाए तो हमें ऐसा होता है कि हम पहली बार कहीं पर संचालन कर चुके हैं, तो इसलिए हम एकदम निडर होते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपको सुंदर प्रस्तुति की हार्दिक बधाई। और जैसे कि आपने हमको बताया कि संचालन करने वक्त हमें अपने छोटे एवं बड़े भाई बहनों एवं सर लोगों को बुलाना होता है, जिसमें हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें अच्छा लगता है कि अपने से बड़ों को बुला रहे हैं। अब मैं आगे चलते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की 10वीं प्रतिभागी एंजल आर्या, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल पिखला अल्मोड़ा से। क्या बहन आप हमारे बीच उपस्थित हो? एंजल आर्या बहन, शायद वो किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं रह पाई। अब मैं आगे चलते हुए आमंत्रित करती हूँ श्री श्याम पलेट पांडे सर, संरक्षक बाल पहेली, अहमदाबाद गुजरात से। सर मैं आपको कुछ पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। ज्ञान देने वाले गुरु का बंधन है, ज्ञान देने वाले गुरु का बंधन है, इनकी चरणों की धूल भी चंदन है, इनके चरणों की धूल भी चंदन है। श्री श्याम पलेट पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मनीषा, आपने बहुत सुंदर संचालन किया। आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन, इसकी जितनी अधिक सराहना की जाए कम।
और आपके संचालन में आत्मविश्वास कण कण से फूट रहा है, उजास है, उमंग है, संचालन में उत्साह है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। लेकिन आपकी बड़ी बहन जी भी हैं, तो हिमांशी रौतेला जी को मैं, कुमारी हिमांशी रौतेला जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। हिमांशी जी। जी सर, आभार। आपका विषय है 21 से 26 जून तक अल्मोड़ा समर कैंप में बच्चों की भागीदारी। जी सर। आपने भाग लिया है, बताइए, उसमें अपने अनुभव बताइए। जी सर, आपका हार्दिक आभार। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार, मैं हिमांशी रौतेला कक्षा 8वीं की छात्रा विवेकानंद इंटर कॉलेज नारघाट अल्मोड़ा से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है और इसमें मेरा विषय है कि 21 जून से 26 जून तक अल्मोड़ा के समर कैंप पर बच्चों की भागीदारी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 21 से 26 जून तक अल्मोड़ा में एक समर कैंप लगा था GGIC में, जहाँ पे हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। सर्वप्रथम जहाँ हम वहाँ पे पहले दिन गए तो हमें वहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे खूब सारे खेल करे और 21 जून को योगा दिवस भी था, तो हमने वहाँ पे योगा भी सीखा, कुछ आसन भी सीखे और हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे वहाँ पे उदय किरौला सर थे, उनने हमें गेम खिलाया, जैसे उसकी में तोते की बात माननी थी, हमारी बात नहीं माननी थी। उसके बाद हमने बहुत सारी प्रतियोगिता करी, जैसे कि अपने पिताजी का नाम सबसे पहले कौन लिख पाएगा और भी बहुत सारी हमने प्रतियोगिताएं करी। और उसमें जो फर्स्ट सेकेंड जो उसमें प्रथम आए थे उन्हें सर ने पुरस्कृत भी करा। और दूसरे दिन फिर हम वहाँ पर, और हमें उसके बाद वहाँ पे अपनी इच्छा से काम भी दिया गया कि हमने वो काम खुद लिया था, वो होमवर्क नहीं कहते, हमने वो काम खुद लिया था। और वहाँ पे बहुत सारे, जैसे हमने एक अपनी बुक बनाई थी, अपनी खुद की हमने एक बुक बनाई थी, किताब बनाई थी, जिसमें हमने मेरा परिचय, हमारा स्कूल लेखक की ओर से, मतलब हमारी पहली बुक वो इतनी अच्छी लग रही थी, मेरी दूसरी बुक थी मतलब वो, और मुझे इतनी अच्छी लग रही थी वो, मतलब अपनी बुक देख के बहुत खुशी हो रही थी, मैंने अपने हाथों से बनाई थी, वो बहुत खुशी हो रही थी। फिर हमने दूसरे दिन हम वहाँ पे गए और दूसरे दिन सर ने हमें संचालन, मतलब फिर हमने गेम खेले और उसके बाद सर ने हमें कविता लिखनी सिखाई और कविता की बारे में बताया। और फिर सर ने हमें शब्द दिए जिससे हमने कविता भी लिखी। और फिर वहाँ पे बाल कवि सम्मेलन के लिए कवियों का चुनाव भी हुआ और संचालन के लिए भी मतदान हुए। और उसके बाद फिर एक नाटक भी हमें सर ने सिखाया और नाटक के लिए भी नाटक का जो सूत्रधार था उसके लिए भी मतदान हुआ। और उसके बाद फिर हमने उसकी तैयारी करी और तीसरे दिन हम जब वहाँ गए तो हमने खेल के साथ साथ कहानी के बारे में भी बहुत कुछ सीखा कि कहानी क्या होती है, कहानी को हम कैसे लिख सकते हैं, आदि चीजें। और उसके बाद हमने वहाँ पे यात्रा वृतांत के बारे में सीखा कि हम यात्रा वृतांत मतलब मेरी यात्रा संक्षेप में, मतलब मेरी यात्रा का संक्षेप में वृत्तांत, जो बहुत अच्छा था। और उसके बाद हमने वहाँ पे निबंध के बारे में भी सीखा कि निबंध साहित्य की वह विधा है जिसको लिखने में कोई बंधन नहीं होते। मतलब मुझे वहाँ पे इतना अच्छा लगा कि मैं सोची थी कि काश और दिन भी होती वो कार्यशाला। उस समय मतलब हम स्कूल जाने में इतने खुश नहीं होते थे जितने यहाँ पे जाने में खुश होते थे। हम उठते थे, नहाते धोते थे और सीधे वहाँ पे चले जाते थे। और वहाँ पे बहुत सारे और प्रतिभागी भी आए थे जो, और उनके साथ भी हम मिले और बातें करी, उनके साथ भी मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। तो मुझे यह कार्यशाला बहुत अच्छी लगी। मैं उदय किरौला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए यह बाल मेले का आयोजन करा। इतनी सी बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने। और समर कैंप का आपने जो आपका अनुभव हुआ, कैसे समर कैंप चला, क्या क्या गतिविधियां कराई गई, क्या क्या क्रियाकलाप रहे, उसके बारे में आपने पूरे विस्तार से बताया। और इतना अधिक था आपके पास बताने के लिए कि अगर अभी समय होता तो और भी आप बताती वहां के बारे में। कितना उपयोगी समर कैंप था बच्चों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए। ऐसे समर कैंप बहुत उपयोगी हुआ करते हैं।
बहुत सुंदर प्रस्तुत, बहुत बहुत हार्दिक बधाई हिमांशी जी। अब मैं मनीषा रौतेला जी को कुशल संचालन की हार्दिक बधाई तो दे ही रहा हूँ, साथ ही साथ उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो भी मंच पर आए और दिए गए विषय पर अपना भाषण दें। मनीषा जी सर, आपका आभार। मैं सर्वप्रथम गायनदायिनी माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। नमस्कार, मैं मनीषा रौतेला, कक्षा 7वीं की छात्रा, विवेकानंद इंटेक कॉलेज डाउनलोड अल्मोड़ा से। जैसे का त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो सर मेरा विषय, आपका विषय है अल्मोड़ा की बाल मिठाई। जी सर, जैसे कि मेरा विषय है अल्मोड़ा की बाल मिठाई, तो हम सभी जानते हैं कि अल्मोड़ा की बाल मिठाई कितनी प्रसिद्ध है और उसकी चर्चे कितने दूर दूर तक है। छिम सिंह, मोहन सिंह, हीरा सिंह, जीवन सिंह आदि मिठाइयों की दुकान से बाल मिठाई की तो सुगंधी बहुत है। और अल्मोड़ा में बाल मिठाई की बहुत चर्चे है और जो दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं वो भी बाल मिठाई खाने के लिए आते हैं। और कोई भी बाहर से जो अल्मोड़ा में आता है वो बाल मिठाई खाए बिना जाता नहीं है। और जो बाल मिठाई है वो हीरा सिंह, जीवन सिंह एवं कई दुकानों से और मिल जाती है। और जैसे कि हम कहीं कहीं और भी जाए लेकिन बाल मिठाई हमको मिल जाती है, लेकिन जो टेस्ट अल्मोड़ा की बाल मिठाई में आता है वो कहीं नहीं आता। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अल्मोड़ा की बाल मिठाई कितनी प्रसिद्ध है हमारे देश में, और इसके चर्चे तो दूर दूर अमेरिका से भी है। और जब भी कोई भी आता है यहाँ टूरिस्ट बनके या फिर कोई भी यहाँ घूमने के लिए आता है और कोई भी किसी रिश्तेदार के घर आता है तो बाल मिठाई खा के जाता है और उसके लिए बाल मिठाई भी लेके जाता है। और फिर बाल मिठाई के बारे में तो हम सभी जानते हैं। अब मैं इतनी सी बात करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। और मैं जब अल्मोड़ा गया तो बहुत साल पहले तो वहां की बाल मिठाई भी खाई थी, एक अलग ढंग की मिठाई जो देश विदेश में प्रसिद्ध है। जैसा आपने बताया उसका निर्यात भी होता है और उसका वर्णन सुन करके लोगों के मुंह में पानी भी आ जाता है। इस सुंदर प्रस्तुत के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की हमारी इस त्वरित भाषण कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को अपने दिए गए विषय पर प्रस्तुतियां देनी थी, तत्काल विषय थी। और अनेक बच्चों ने बहुत अच्छी, ज्यादातर बच्चों ने, मैं तो कहूंगा कि सभी बच्चों ने बहुत शानदार प्रस्तुतियां। और ये बाल प्रहरी मंच का ही कमाल है कि उससे जुड़ करके बच्चों की प्रतिभाओं में इतना जबरदस्त निखारा। कोई भी विषय दे दीजिए वो बोलने लगते हैं, खूब बोलते हैं। सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एक बार पुनः। आज के हमारी नई प्रतिभागी हैं अवंतिका बड़ोनी जी हैं, जो कक्षा 12 की छात्रा हैं, नई जुड़ी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं इन कार्यशालाओं से नित्य प्रति जुड़ा करें। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री देवेश पटनी जी कर रहे हैं, कक्षा 8 के छात्र हैं, हल्द्वानी नैनीताल से। आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको अभी आमंत्रित किया जाएगा, आप अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और साथ ही साथ दिए गए विषय पर भाषण भी देंगे। आज हमारे विशेष अतिथि श्री ईधान जोशी जी कक्षा 8 के छात्र हैं, देवी दुर्गा चंपावत से। और ईधान जोशी जी ने पहाड़ के गांवों में पानी की कमी विषय पर बहुत ही ईमानदार सही बताया कि पानी की समस्या सिर्फ दिल्ली या बंबई जैसे महानगरों में ही नहीं है। पहाड़ जहां खूब पानी होता था, खूब पानी बरसता है, वहां भी होने लगी है। और उसका मुख्य कारण जंगल कट रहे हैं, पेड़ गिरते जा रहे हैं, नए पेड़ नहीं लग रहे हैं। ईधान जोशी जी को विशिष्ट अतिथि बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। सुंदर वक्तव्य के लिए, सुंदर प्रस्तुत तीनों के लिए हार्दिक बधाई। आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती नंदी रौतेला जी हैं, जो विष्टा कुंडाल मोड़ा से। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने इस पटल से जुड़े सभी बच्चों की
स्थितियों की सराहना की और संचालन की भी सराहना। और आपने इस बात को रेखांकित किया, इस पटल से जुड़ करके बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास हो। जो बच्चे विद्यालय में बोलने से हिचकते थे, आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, विद्यालय ही नहीं, विद्यालय के बाहर भी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने प्रेरणादायक बोधन में बच्चों का आह्वान किया, कोई ज्यादा ज्यादा इस मंच से जुड़े। मैं उनके प्रेरणादायक बोधन के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से समय दिया, हमारे बीच बनी हुई है। बहुत बहुत हार्दिक आभार मुख्य अतिथि। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर हुए हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। त्वरित भाषण कार्यशालाओं के बारे में बोलते उन्होंने कहा कि मानसिक व्यायाम कराने वाली कार्यशाला है और जो बच्चे पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ते हैं, वो इसमें बेहतर प्रस्तुत दे पाए। और क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और पढ़ाई हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकों तक ही नहीं सीमित होनी चाहिए। हम पुस्तकालय जाए, वहां से अच्छी अच्छी किताबें निकलवाएं, इश्यू कराएं, महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, उन्हें आचरण में लाएं, तब तो हमारे व्यक्तित्व का सही व्यक्तित्व में सही निखार आएगा और हमारे व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो पाएगा। आदरणीय सारस्वत जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि नियमित और सतत अध्ययन जरूरी है, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। वो पढ़ें, मेहनत करें और आगे बढ़े, यही जीवन का मूल मंत्र रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकार से ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से डाइट से खंडवा से सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिवकुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अपने विश्लेषण में हमेशा कोई न कोई वो नई बात कहते हैं जो हम सब के लिए योग्य है, लाभदायी है और हम उनके आशीर्वचन तक अवश्य रुकें, ये ऐसा मेरा विचार है। दोस्तों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। अन्य कुछ नाम जो पटल कर रहा है इस प्रकार है: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय आरपी सिमल्टी जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम। कल रेखा वर्मा मैडम ने कार्यक्रम का संचालन किया था, बहुत सुंदर संचालन भाग सम्मेलन का। आदरणीय नारायण सिंह रौतेला जी, आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम, आदरणीय संतोष माली जी खंडवा से, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय प्रेम रजावत जी, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर 4 चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने। मैं आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, जहाँ बच्चों अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य होता है और बच्चे आज जो इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दे रहे हैं, निश्चित रूप से वो घर में पूर्वाभ्यास करके आए हैं, रिहर्सल करके आए हैं। उन्हें कोई भी विषय दे दिया जाएगा उस पर वो जरूर। और नए बच्चों को जो इस कार्यशालाओं से जुड़ रहे हैं, उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि त्वरित भाषण कार्यशाला सबसे कठिन कार्यशाला है और 15, 20, 25 विषय लेकर के उस पर किसी भी विषय में आप एक कागज की चिंदी पर लिख लीजिए,
उसको रख दीजिए एक जगह, एक निकालिए, किसी से कहिए निकाले और शीशे के सामने खड़े होकर अभ्यास करिए। देखेंगे कि आप बोलते बोलते बहुत अच्छा बोलने लगे। तो इसमें अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो। हर अभिभावक चाहता है कि उसके बच्चे के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास। अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधारबंद प्रेरणा कोष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक सरस, नूतन और अच्छे कार्यक्रम करते जाते हैं। उनके कार्यक्रमों में नवीनता है। त्वरित भाषण कार्यशाला काफी दिनों बाद हो रही और बच्चों ने इसमें जिस बढ़ चढ़ कर काम किया, बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियां थी। किरोला जी के इन प्रयासों को मैं कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उन्हें सादर प्रणाम करते हुए और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी मनीषा रौतेला जी को मैं सौंपता हूँ कि वे आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार मनीषा जी। जी सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें मार्गदर्शन दिया और आपने हम सभी बच्चों की जो प्रस्तुति है उसकी सराहना करी, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एवं आप हमेशा उपस्थित रहकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं और करते रहेंगे, इसीलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे चलते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्षता कर रही मेरे बड़े भाई देवेश पपने, कक्षा 8 यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से। क्या भैया आप हमारे बीच उपस्थित हो? जी मैं उपस्थित हूँ। जी भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवेश पपने है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 8 का छात्र हूँ। सबसे पहले तो मैं बाल प्रहरी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे फिर से अध्यक्षता का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया गया। वो आज के त्वरित भाषण कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती नंदी रौतेला जी, संपादक बाल प्रहरी श्री उदय किरोला जी, संरक्षक बाल प्रहरी श्री श्याम पलट पांडे जी, आकाश सारस्वत जी, अशोक कुमार नेगी जी, विशिष्ट अतिथि श्री ईरान जोशी कक्षा 8 योगेश जोशी मेमोरियल पब्लिक स्कूल देवी धुरा चंपावत से, और संचालन कर रही कुमारी मनीषा रौतेला कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से, व प्रतिभाग कर रहे मेरे सभी भाई बहनों को सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई। आप सभी ने पूर्ण रूप से सभी नियमों का पालन किया। क्योंकि यह त्वरित भाषण कार्यशाला है तो यह बहुत मुश्किल होता है कि आपको उस विषय के बारे में उसी समय सोचकर अपने विचार व्यक्त करने होते हैं, लेकिन सभी प्रतिभागियों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। इसी के साथ मैं भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मनीषा जी, मेरा विषय क्या है? दद्दा आपका विषय है मेरा मन भी संचालन करने का है। जी, मेरा विषय है मेरा मन भी संचालन करने का है। यह विषय मुझे पहले भी मिल चुका है त्वरित भाषण कार्यशाला में, ये मेरा दूसरी बार है। मेरा मन भी संचालन करने को होता है। आप सभी को देख के, आप सभी से प्रेरणा लेके मैं भी चाहता हूं कि मैं संचालन करूं, और मुझे मौका भी मिला था, परंतु किसी कारणवश मैं संचालन नहीं कर पाया। आप सभी से सीखते हैं हम लोग कि कैसे मुख्य अतिथि जी को संबोधित किया जाता है, उदय किरोला जी को, श्याम पलट पांडे जी को व प्रतिभागियों को कैसे संबोधित किया जाता है। और साथ ही मैं आपसे सीखते हैं कि आप लोग बताते हो कि हम बाल प्रहरी से कैसे जुड़े, वो क्या क्या आपके आगे के विचार हैं, तो उससे बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत मन करता है कि मैं भी संचालन करूं। और मैं चाहता हूं कि जल्द ही मेरे पास मौका आएगा संचालन करने का, और आप सभी को देखकर, आप सभी से प्रेरणा लेकर मैं चाहूंगा कि मैं अपना बेस्ट दूं संचालन करने में। ये मेरे कुछ विचार हैं, और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मन भी संचालन करने को होता है और जल्द ही मुझे इसके मौके मिलेंगे तो मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा संचालक के रूप में। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपको सुंदर प्रस्तुति की हार्दिक बधाई देती हूँ और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप
भी धीरे धीरे करके संचालन करोगे। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की छुट्टी हुई साथी को आमंत्रित करती हूँ। आज हमारी केवल एक ही छुट्टी हुई साथी है, मेरी बहन एंजल आर्या, कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल पिखला अल्मोड़ा से। क्या बहन आप हमारे बीच उपस्थित हो? एंजल आर्या बहन? एंजल नहीं, सेजल है, सेजल। सेजल आर्या बहन शायद तो किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं रह पाई। अब आगे चलते हुए आमंत्रित करती हूँ श्री अशोक कुमार नेगी, सर संरक्षक बाल पैरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर मैं आपको कुछ पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, आओ आज मुश्किलों को हराते, चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं, चलो आज दिन भर मुस्कुराते। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अशोक कुमार नेगी सर। श्री अशोक कुमार नेगी सर। अशोक कुमार नेगी सर। जी मनीषा दीदी, बहुत बधाइयां आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में आपने उसी शैली से कार्यक्रम का संचालन किया और बाल पैरी मंच पर आपने एक बार पुनः अच्छे संचालनकर्ता की जो क्वालिटी है उनको बताने का प्रयास किया। आपको बहुत अभिनंदन और ढेर सारी बधाइयां देते हैं। आपने आज आपको विषय दिया गया, उस विषय पर भी आपने जो प्रस्तुति दी उसके लिए भी आपको मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूं और टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूं। बाल पैरी मंच पर बाल पैरी का 900 का ऑनलाइन कार्यक्रम जो त्वरित भाषण कार्यशाला के रूप में है, इस कार्यक्रम के लिए बाल पैरी मंच पर मैं प्रतिभाग करने वाले सभी दोस्तों को बधाइयां देता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती नंदी रोतेला जी, जो विस्टारपुरा अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही है, आपका बहुत अभिनंदन है। और आपने सटीक और संक्षिप्त शब्दों में एक मुख्य अतिथि के उद्बोधन को यहाँ पर रखा और बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बाल पैरी मंच के लिए आपने शुभेच्छा व्यक्त की। आपका हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं। बाल पैरी मंच पर आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में इदांत जोशी भैया, जो देवीधुरा चंपावत से कक्षा 8 के विद्यार्थी, आपका भी बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता करने वाले हमारे दोस्त देवेश पपने भैया, जो हल्द्वानी से कक्षा 8 के विद्यार्थी, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और संचालन कर रही विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा की मनीषा रोतेला दीदी, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी है, एक बार पुनः आपको शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में नीलाक्षी कलोनी दीदी, हर्मिका वर्मा दीदी, मंत्रिका शर्मा दीदी, अवंतिका बड़ोनी दीदी, दिव्यम तिवारी भैया, अहम कुमार भैया, पल्लवी विष्ट दीदी, बड़ी दीदी रेणु ओझा दीदी, अपेक्षा राज दीदी, सेजल आर्या दीदी और हिमांशी रोतेला दीदी। आप सभी दोस्तों ने आज की कार्यशाला में त्वरित भाषण में जो विषय आपको दिए गए थे, उन विषयों पे अपना विचार साझा किया और आपने अपने अनुभव के आधार पर आपने जो देखा, जो सुना, जो समझा, उसको आपने अपने त्वरित भाषण कार्यशाला को प्रस्तुत किया। आज की कार्यशाला में थोड़ा सा वो जो विषय दिए गए थे, देवेश जी माइक लॉक करिए। देवेश जी, आज की कार्यशाला में आपको जो विषय दिए गए थे, वो सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय थे और जैसा कि मैं सुन पा रहा था, उन विषयों में पानी की जो समस्या देश के अनेक हिस्सों में बनी रहती है,
पहाड़ के गांव में पानी की समस्या के ऊपर उस विषय को आपने प्रस्तुत किया। देवेश अपने भैया, मेरा मन भी संचालन करने का होता है। तो संचालन करने के जो गुण हैं, जो संचालन करने की जो नियमावली है, संचालन करने का जो तरीका है, हम जितना अधिक संचालनकर्ता को देखेंगे तो हम संचालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा की बाल मिठाई हर देश में, हर क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी खूबियत वाली चीजें होती हैं जिसमें उत्तराखंड में अल्मोड़ा की जो बाल मिठाई है वो विश्व प्रसिद्ध मिठाई है। और मिठाई की खासियत, उसकी खूबियत वो हम प्रस्तुत करते हैं तो हमें और चीजें पता लगती हैं। आज की कार्यशाला में आपको जो विषय दिए गए थे, मैं सुन पा रहा था रेणु ओझा दीदी को जो विषय दिया गया था कि शिक्षक बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, तो उन्होंने उसको पूरा टर्न कर दिया उस विषय को, और अपना उस विषय को ऐसा टेक्निकली और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में रखा कि शिक्षक के प्रति जो हमारा जो सकारात्मक भाव है, हमारे गुरुजन के प्रति हमारा जो सकारात्मक भाव होता है, वो भाव हमें पता लग पा रहा था। तो ये त्वरित भाषण कला कौशल का एक कमाल है कि इस तरीके से हम अपने त्वरित भाषण में अपना सहभाग करते हैं। और ये चीजें सीखने में हमें समय लगता है थोड़ा, कि हम कैसे अपने विषय को अपने हिसाब से बदलें और कैसे हम कार्यशाला में अपनी विषय वस्तु को अपने अनुभव के साथ जोड़ें और उसका डायरेक्शन कहाँ लेके जाएं जिसका फायदा सबको मिले। तो दोस्तों, आज की कार्यशाला में आपको जो विषय का चयन किया गया, जिन विषय आपके सामने जो विषयों को रखा गया था, वो पूरे जीवन उपयोगी विषय थे और उनका हम दिन प्रतिदिन उनसे रूबरू होते हैं, उन चीजों से जुड़ते हैं। तो त्वरित भाषण में अपने आप में यदि त्वरित भाषण की विधा को देखें तो यहाँ पे हमें अपना अनुभव, अपना ज्ञान, अपना अवलोकन, अपना निरीक्षण, अपनी मेंटोरिंग, अपनी मॉनिटरिंग और ये सारी चीजें जहां हमको अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति जहां होती है, उन चीजों का प्रयोग यहाँ पर त्वरित भाषण में होता है। हम कम समय में अधिक से अधिक बातों को कैसे साझा करें, ये त्वरित भाषण कार्यशाला से हम सीखते हैं। और कितनी तेजी से विचार हमारे मन में आते हैं, जैसे कि एकदम से जो है वो जो विषय रूपी कंकर स्थिर नदी के जल पर डाल दिया जाए और जो लहरें उत्पन्न होती हैं, लगभग वैसी स्थिति हमारे मानस पटल के ऊपर होती है और तरह तरह के विचारों की तरंगें आती है और इतनी तेजी से आती हैं कि हम यदि उनको व्यवस्थित रूप से ना बोलें तो वो सब पूरा का पूरा गड़बड़ हो सकता है। हम कई बार विषय से दूर भी भटक सकते हैं। तो आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों की प्रस्तुतियों को एक बार पुनः मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बालपहरी मंच पर हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का स्नेह और आशीर्वचन, और आज के कार्यक्रम में आदरणीय उदय किरोला सर का हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखना। आप तीनों का जो अद्भुत और अनोखा अद्वितीय कार्य है जो स्व उत्तरदायित्व की ओर लेकर जाता है, उसके लिए मैं आपके इस तपश्चर्या को मैं प्रणाम करता हूँ। बाल पहली मंच पर आदरणीय उदय किरोला सर की जो ऋषिवत तपश्चर्या है, जो उनका बाल ऋषि का जो गुण है जिसमें बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए वो हमेशा अग्रणी होते हैं, तो उनको अनंत वंदन, अभिनंदन और आभार प्रेषित करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बालपहरी मंच से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों का चैट बॉक्स पर अपनी टिप्पणी के माध्यम से बच्चों को उत्साहित करने वाले अभिभावकगण, शिक्षाविद और साहित्यकार और हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त, आप सभी को
बाल प्रेरी के प्रति स्नेह ज्ञापित करने के लिए मैं प्रणाम करता हूँ और साधुवाद प्रेषित करते हुए धन्यवाद और आभार देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार पुनः सुंदर संचालन करने वाली हमारी दोस्त मनीषा दीदी को मंच सौंपता हूँ। और हिमांशी दीदी ने भी बहुत ही सुंदर तरीके से जो 5 दिन की जो कार्यशाला थी उसको रखा। मैं बारीकी से सुन पा रहा था कि एक-एक दिवस की गतिविधियों को उन्होंने रखा। तो हिमांशी दीदी को एक बार मैं विशेष टोकरी भर-भर के स्नेह प्रेषित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए शुभ रात्रि कहते हुए मैं मंच मनीषा दीदी को सौंपता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें मार्गदर्शन दिया और आपने हम सभी बच्चों की जो हम सभी बच्चों की प्रस्तुति की सराहना करी, इसीलिए आपका बहुत बहुत आभार एवं आपने हमारा मार्गदर्शन करा। अब आगे चलते हुए, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए सफर अभी भी जारी है, इसीलिए सफर अभी भी जारी। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं मंच सौंपती हूँ श्री उदय किरौला सर, संपादक बाल प्रेरी अल्मोड़ा से। जी, मनीषा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। एक बार मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती नंदी रौतेला जी की, जो कि एक अभिभावक बतौर प्रतिदिन हमारे इस पटल पर जुड़ती हैं और सभी इस पटल पर जितने भी हमारे अभिभावक हैं, साहित्यकार हैं, शिक्षक हैं, नन्हे दोस्त हैं, आप सभी का आभार। आप सब इस पटल पर अपने घर के बच्चों के, स्कूल के बच्चों को, परिवार के बच्चों को, परिचित बच्चों को इस पटल पर जोड़कर इसको बाल प्रहरी का पटल बनाकर संबल प्रदान करेंगे। और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। कल श्लोक, महीने का पहला दिन है और महीने का पहला दिन हम श्लोक वाचन से शुरू करते हैं। तो कल श्लोक वाचन के लिए भी अब आप सब सादर आमंत्रित हैं। बस अधिक न कहते हुए एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार। और कोई साथी माने सेजल आर्य जी रह गई हैं, अगर वो जुड़ी हैं तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। सेजल जी, आप जुड़ी हैं क्या? संभवतः उनके यहाँ नेट गड़बड़ रहा होगा। तो एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ और